हाँ जी बेटे। तो हम लोग आज अपना नया चैप्टर शुरू करें। लिखिए टॉपिक का नाम, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। टॉपिक का नाम लिखेंगे सब बच्चे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक काम करते हैं, जितना मैं आज लिखवा सकता हूं उतना लिखवा देता हूं, एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे देते रहूंगा, ठीक है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेटा मैंने आपको पहले पढ़ाया है कभी? क्या नाम है आपका? नहीं आपको नहीं इनको। आप मेरे से 12th में पढ़े थे, 2019 में आई थिंक। एक साल का गैप दिया क्या आपने? ओके चलो, वो मैंने आपको देखा तो इसलिए मुझे याद आ गया। आपका फर्स्ट डे है लेक्चर में, क्या नाम है आपका? छवि। अपन तो शुरू से आ रहे हैं बेटा। आप शायद 2-3 दिन लेट ज्वाइन किए थे ना आप? 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया, मतलब बीआरएस में मिड में आए थे आप। चले, लिखो, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a bill of exchange, a bill of exchange is an instrument, is an instrument in writing, is an instrument in writing containing, containing an unconditional order, containing an unconditional order signed by the maker, signed by the maker, directing a certain person, directing a certain person to pay, to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money only to, only to, or to the order of a certain person, or to the order of a certain person, or to the bearer, or to the bearer, only to, or to the order of a certain person, or to the order of a certain person, लिख ले बेटा यहाँ तक, or to the bearer, bearer, B-E-A-R-E-R, bearer of the instrument, bearer of the instrument। फुल स्टॉप करके कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, उसी लाइन में लिखना बेटा। when such instrument, when such instrument is accepted, when such instrument is accepted, it becomes, it becomes a valid bill of exchange, it becomes a valid bills of exchange, it becomes a valid bills of exchange। अब एक डेफिनेशन क्या उसको एक बार छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। गुड्स दो तरीके से बेच सकते हैं, एक बेटा कैश सेल्स होती है, एक होती है क्रेडिट सेल्स।
कैश सेल्स के फायदे ही फायदे हैं। गुड्स बिक गया, पैसा आ गया, गुड्स बिक गया, पैसा आ गया, गुड्स बिक गया, पैसा आ गया। इमीडिएटली आप माल बेचकर पैसा कनेक्ट कर लोगे तो आपके पास लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है बेटा। उस पैसे को आप अपने बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस है उसे पे करने के काम में ले सकते हो। आपको फर्दर गुड्स खरीदनी है, किसी अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, आप वो पैसा काम में ले सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा गुड्स कैश में ही बेचा जाएगा? ये पॉसिबल है क्या? पूरा मार्केट जो है वो कैश प्लस क्रेडिट दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स पे बेस्ड रहता है बेटा। अगर हमको गुड्स क्रेडिट में बेचने को पड़े, क्योंकि बेचने को क्यों पड़े मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कल को हमें गुड्स क्रेडिट में खरीदनी होगी तो हम जब तक गुड्स क्रेडिट में बेचना अलाउ नहीं करेंगे, क्या कोई हमें गुड्स उधार में बेचने को परमिट करेगा क्या बेटा? तो हमें क्या करना होता है, गुड्स क्रेडिट में ही बेचना होता है। अब क्रेडिट में बेचने का फायदा तो है कि माल ज्यादा बिकता है, लेकिन नुकसान हो जाता है। वो नुकसान क्या है कि आपने किसी पर्सन को जो गुड्स क्रेडिट में बेचा, आप उसे महीने, 2 महीने, 3 महीने का अपना पैसा रिटर्न करने का टाइम अलाउ करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन सोचिए आपने आज ट्रांजेक्शन उधार में कर लिया, 10,000 रुपए का पैसा अगर आपको इमीडिएटली मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको ये 10,000 रुपए का उधार बेचा हुआ गुड्स का पैसा अगर 3 महीने बाद में आ रहा है तो बेटा बिजनेस तो एक अनसर्टेन होता है। इन 3 महीनों के दौरान कभी भी अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आप तो दिक्कत में आ गए कि नहीं आ गए? तो इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाने का जो भी प्रोसीजर है वो हमारे को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया हुआ है। आपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में सुना हुआ है, आपने कंपनीज एक्ट के बारे में सुना होगा। वैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए या प्रोमिसरी नोट हो गए या चेक्स वगैरह हो गए या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो गए, ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ने हमारे को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसमें क्रेडिट को गुड्स बेचने पर सेलर जो होगा वो बायर पर एक बिल ड्रॉ कर देगा। उस ड्रॉन बिल को बायर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट। तो दोनों पार्टी के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस चैप्टर, मैंने बीआर और बीपी का जिक्र किया था ना बेटा। मान लीजिए मैंने मोहित को गुड्स बेचा है, तो मोहित पर मैंने एक बिल ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा मोहित मैं तेरे पर एक बिल लिख रहा हूं, इसे तू क्या कर लेना, एक्सेप्ट। उस बिल में मैं क्या लिखूंगा कि आई एम रोहित गुरु सेलिंग द गुड्स टू मिस्टर मोहित एंड मोहित इज एक्सेप्टिंग दैट ही विल मेक द पेमेंट ऑफ ₹10,000। जो बिल में अमाउंट लिखा है मैंने मान लिया कितने का है, 10,000 का। मोहित आइदर विल पे द अमाउंट टू मी और टू द ऑर्डर्ड पर्सन, या तो मैं कहूंगा मोहित इस बिल का अमाउंट तुम मुझे देना, या मैं तुम्हें किसी और आदमी को पैसा पे करने का ऑर्डर दूं उसको देना, या फिर 3 महीने पूरे हो जाने पर उस बिल को कोई भी पर्सन तुम्हारे सामने लाकर क्या कर देगा, प्रेजेंट। तो तुम क्या करना, उस पार्टी को बिल का पैसा दे देना। बात समझ में आ गई? इस बिल ऑफ एक्सचेंज से मेरे 2 फायदे हो गए। पहला फायदा क्या हुआ, मेरे को मन में तसल्ली आ गई कि कल को मोहित ने पैसा देने से मना कर दिया तो मेरे पास एविडेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं मोहित को कोर्ट में ले जाकर मोहित से पैसा रिकवर करवा पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा। और दूसरा, अगर 3 महीने से पहले मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, रिमेंबर अ बिल कैन बी डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बिफोर मैच्योरिटी डेट। मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को कहूंगा बैंक प्लीज मुझे ये पैसा 3 महीने बाद मिलना था, अभी 1 महीना निकल गया है, मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज आप मुझे क्या कर दीजिए, पैसा दे दीजिए, 2 महीने बाद आप ले लेना। बैंक थोड़ा सा क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, जिसे डिस्काउंटिंग चार्ज बोलते हैं, और मेरी जो फाइनेंशियल नीड है वो मेरे को पूरी करके दे देगा। बेटे बात समझ में आ गई आपको? अब आप सब बच्चे, मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसको मेरे साथ सब बच्चे बोलेंगे, मेरे को आवाज आनी चाहिए आपकी, ठीक है? आपसे पूछा जाए व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आप क्या जवाब देंगे, देखकर बोलिए। अकॉर्डिंग टू, देखो देखो शर्माने की जरूरत नहीं है, खुल के बोलो एकदम पूरे जोश के साथ, बोलिए। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, है ना, containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। मैं मोहित को क्या दूंगा, ऑर्डर, कि मोहित तुम्हें इस 10,000 रुपए का पेमेंट या तो मुझे करना है
या मैं तुम्हें कहूंगा कि जाओ पैसा इसको दे दो तो तुम पैसा उसको देना, या फिर मेरे या मेरे अलावा कोई भी आदमी इस बिल के 3 महीने पूरे हो जाने पर जब तुम्हारे सामने इस बिल को प्रेजेंट करेगा, तुम्हें उस पार्टी को पैसा देना होगा। बेटे बात समझ में आ गई? देखो मैंने एक लाइन लिखवाई है कंटिन्यूएशन में, क्या लिखा है? When such instrument is accepted, it becomes a valid bills of exchange। अब बेटा ये valid bill of exchange का मतलब क्या हुआ? आपका नाम बोलो दोस्त। अगस्त्य। बेटा आपका नाम बोलिए। आरव। राघव। बेटा अगस्त्य पर मैंने 5 लाख रुपए का बिल लिख दिया। मुझे लगता है अगस्त्य थोड़ा पैसा, अगस्त्य जो है पैसे वाला है, मैंने इस पर 10 लाख का बिल लिख दिया। मैंने कहा आरव और भी पैसे वाला है, मैंने इसे 15 लाख रुपए का बिल लिख दिया। बिल बनाया कि मैं रोहित गुरु अगस्त्य से 10 लाख लूंगा, माधव से 15, राघव से 25 लाख रुपए लूंगा, आपसे 50 लाख लूंगा। बिल बनाया, बिल को फोल्ड किया और मेरी जेब में डाल लिया। अब 3 महीने बाद मैं आप लोगों के पास जाके बोलूं ये पकड़ो बिल और लाओ मुझे 25 लाख रुपए दो, क्या मुझे पैसे देंगे? क्या क्यों? क्या आपने उस लिखे हुए बिल को एक्सेप्ट किया था कि आप मुझे पैसा देंगे? कल को मैं आपके पास पैसा मांगने और आप मुझे पैसा देने से मना कर दे तो कोर्ट मेरी भी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? कोर्ट क्या बोलेगा? पागल आदमी, ऐसा तो मैं तेरे पर बिल बना लेता हूँ, तू मेरे पर बिल बना ले, क्या हम एक दूसरे को पैसे देते फिरेंगे क्या? इसीलिए लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट क्या होना चाहिए बेटा? एक्सेप्ट। मुझे जिस पार्टी पर मैंने बिल बनाया है, मोहित का क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। इससे दोनों पार्टी एग्रीमेंट में आ जाएगी कि रोहित सर को 3 महीने बाद पैसे लेने हैं और मोहित को रोहित सर को 3 महीने बाद या तो रोहित सर को या वो जो उसे पैसा देने का ऑर्डर देंगे उस पार्टी को, या 3 महीने बाद जो भी पार्टी इसके सामने बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करेगी, बैंक जो मोहित है वो पैसा उस पार्टी को देगा। बात समझ में आ गई बेटा? एक बार बिना देखे बोलने की कोशिश करें, क्या पता आपको याद हो जाए। मेरे तरफ देख के बोलना। व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल, उल्टा सीधा जो भी आ रहा है बोलो लेकिन आपको याद आएगा। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। मैं ऑर्डर दूंगा मोहित को, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे a certain sum of money only to or to the order of a surpaid person or to the bearer। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, मोहित क्या कर देगा उसे एक्सेप्ट, ये मेरे और इसके लिए क्या बन जाएगा? वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले तो मुझे पैसे लेने का राइट होगा, तो फॉर मी इट विल बी अ बिल रिसीवेबल, और मोहित उसके बदले पैसा देने को लाइबल होगा, तो मोहित के लिए होगा बिल्स पेएबल। बेटे बात समझ में आ गई सब बच्चों को? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। देयर आर, एक लाइन छोड़कर लिखना, देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। There are 3 parties in a bill of exchange. First one is drawer, number second is drawee, drawee DRAWEE, ड्रॉर की स्पेलिंग होती है DRAWER, ड्रॉई की होती है बेटा DRAWEE, और एक थर्ड पार्टी होती है पेई, PAYAA। ओके बेटा, इधर देखिए, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो गुड्स बेचने वाला कौन हुआ? ए। गुड्स खरीदने वाला कौन हुआ? बिल कौन ड्रॉ करेगा? तो ए क्या बन गया बेटे? किसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा? तो जिस पार्टी पर बिल ड्रॉ किया गया उसे क्या नाम दिया गया? ड्रॉई। बात समझ में आ गई? अब 3 महीने बाद बी या तो पैसा किसको देगा? तो ए विल बिकम, जो पहले ड्रॉर था वही क्या बन जाएगा? पे। पे का मतलब होता है वो पार्टी जिसको बिल का अमाउंट फाइनली रिसीव होता है। या फिर अगर ए ने अपना ये बिल किसको ट्रांसफर कर दिया और बी को ऑर्डर दे दे, बी मेरे घर मत आना पैसे देने, किसके घर जाना, एड्रेस व्हाट्सएप कर रहा हूँ, किसके घर जाना? सी के घर। तो बेटा इस बिल का पे कौन हो जाएगा? सी। बात समझ में आ गई? या ए चाहे तो इस बिल को अपने बैंक से क्या करवा सकता था? डिस्काउंट। तो बिल का मालिक कौन हो चुका होगा? तो बी पैसा किसको देगा? तो जिस पार्टी को भी क्या होता है बेटा, पैसा रिसीव होता है, उसे अपन क्या नाम देते हैं? पेई। क्या नाम देते हैं? नहीं तो देख के बोलेंगे, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर? नंबर 1 ड्रॉर, मतलब द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। नंबर 2 ड्रॉई, द पर्सन ऑन
The person who makes the payment of the bill or the person on which the bill is drawn is called drawee. And pay मतलब the person who finally receives the amount of the bill. This is called pay. Am I clear? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, उसे ध्यान से देखना. एक छोटा सा डायग्राम है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे मेरे एग्जाम्पल में गुड्स बेचने का काम किसने किया? ए ने. किसने खरीदा? बी ने. बिकॉज ए ने बेचा है तो ए को अपन क्या नाम देते हैं? सेलर का. और क्योंकि बी ने गुड्स खरीदा है इसलिए मैं उसे क्या नाम दे रहा हूं? बायर का. सेलर क्या करेगा बेटा? बिल ड्रॉ करेगा. तो ए क्या बन गया? ड्रॉअर. और बायर पे बिल ड्रॉ करेगा क्योंकि वो बिल का पेमेंट वो देगा, तो उसे क्या नाम देते हैं? ड्रॉई का. बात समझ में आ गई? बेटा ड्रॉअर का काम है बिल बनाना, बिल ड्राफ्ट करना. मेरा काम क्या था? बिल ड्राफ्ट करना. मैंने अगस्त्य और राघव, माधव, जो भी आपने नाम बोला, राघव बोला था कि राघव के ऊपर भी जो मैंने बिल बनाया, अगर ये लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करें तो क्या वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाऊंगा, मैं तो बिल बनाऊंगा. तो सेलर का नाम क्या है? ड्रॉअर. ड्रॉअर का काम क्या है? बिल को ड्राफ्ट करना. बेटा इस ड्राफ्टेड बिल को किसकी जरूरत पड़ती है? किसके एक्सेप्टेंस की? जैसे ही लिखा हुआ बिल ड्रॉई क्या कर लेता है? एक्सेप्ट. तब जाकर वो बन जाता है वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बीओई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब एक हाथ दे एक हाथ ले. मतलब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे, मोहित के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा तो ये पैसा देगा. मतलब एक दूसरे को अपन पैसे लेने और देने का काम करेंगे. इस बिल ऑफ एक्सचेंज के दो नाम होंगे. एक नाम होगा बिल रिसीवेबल, जिसे बीआर का नाम देंगे. और एक पार्टी जो उस बिल के पेमेंट का काम करेगी उसे अपन नाम देंगे बिल्स पेएबल का. बेटा बीआर बिजनेस की एसेट मानी जाए या लायबिलिटी? एसेट्स. तो बीआर को अपन क्या नाम देंगे? एसेट. और बीपी को क्या नाम देंगे? लायबिलिटी. अच्छा, एसेट्स बिजनेस की क्या होती हैं? डेबिट बैलेंस होता है एसेट्स का. और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट. इसलिए कभी आपने पार्टनरशिप वगैरह की बैलेंस शीट देखी हो या 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट्स जब बनाए थे तो आपने बिल रिसीवेबल एसेट में देखा था और बिल्स पेएबल लायबिलिटी में देखा था. बात समझ में आ गई? फटाफट नोट कर लो इसे. मेरे बाद क्लास किसकी है बेटा? मैथ्स की. उसके बाद मतलब आगे पीछे हुआ टाइम. सबने लिख लिया यहाँ तक? चलिए अब इस डायग्राम के नीचे एक लाइन छोड़कर लिखिए ड्यू डेट. ड्यू डेट इसमें लिखो ड्यू डेट में द डेट on which the date on which the term of bill expires. The term of bill expires. The term of bill expires is called due date. Is called due date.
ड्यू डेट के नीचे एक लाइन छोड़कर लिखे मैच्योरिटी डेट। आप में से राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स कौन है और सीबीएसई वाले रिमेनिंग? तो आपको तो पहले से पता है ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट क्या है। ठीक है, मैच्योरिटी डेट में लिखें आफ्टर एडिशन ऑफ 3 days of grace, after addition of 3 days of grace, 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 we find maturity date। चलो पहले मतलब समझते हैं ड्यू डेट का क्या होता है मतलब, और फिर समझेंगे मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, मैंने मोहित को, आज तारीख क्या है, टुडे इज 23rd September, मैंने मोहित को माल बेचा उधार में और शाम के दिन ही पहुंच गया। हाँ भाई मोहित पैसे दे। बोले सर मैंने तो आपने गुड्स क्या किया था, उधार में खरीदा था। अगर मैं आपको सेम डेट ही पैसा देता तो मैं गुड्स उधार में क्यों खरीदता, आपके शॉप पे आता, नकद देता और माल ले जाता। मैंने कहा सो वॉट। बोले सर थोड़ा समय तो दो। मैंने कहा बोल तुझे कितने पीरियड का टाइम चाहिए। इसने बोला 2 महीने का टाइम मुझे अलाउ कर दो। बेटा इसे कहते हैं टर्म ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसे? यानी मैं इस पर कितने महीने का बिल बनाऊंगा, 2 महीने का। या मान लीजिए ये मुझे कहता सर 3 महीने का टाइम दो। मैंने कहा यार 3 महीना बहुत ज़्यादा है, मैं तेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 दिन का टाइम दे सकता हूँ। हाउ मेनी डेज? तो मैं इसके ऊपर जो बिल बनाऊंगा वो कितने दिनों का बनेगा, 50 डेज। तो जो टर्म ऑफ बिल होता है उसे कहते हैं जितने पीरियड के लिए एक बिल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ बिल। और टर्म ऑफ बिल मंथ्स में भी हो सकता है तो डेज में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? अब अपन ने कॉपी में क्या लिखा है, ड्यू डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डेट? द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल एक्सपायर्स। जैसे बेटे आज तारीख क्या है, 23rd September 2022। ओके बेटा, हमने बिल कितने मंथ्स का ड्रॉ किया है, 3 मंथ्स का। मान लीजिए मैं कहूँ बेटा मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रहा हूँ, अब आपकी क्लास 1 महीने बाद होगी, तो आज 23 तारीख को क्लास हो ही गई ना। अब आप सीधे 1 महीना जंप मारेंगे तो 23rd September में नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे या 23rd September से सीधा 1 महीना काउंट करेंगे? सीधा 1 महीना। तो 23 सितंबर से 1 महीना ऐड कर लो सीधे सीधे, 23rd October आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कौन सा आ गया, 23rd October। अब मैंने यहाँ पे 23rd September लिखा है, चलिए मेरे साथ 3 महीने काउंट कीजिए। 23 सितंबर में 1 महीना ऐड कीजिए, 23rd October। 1 महीना और ऐड कीजिए, 23rd November। 1 महीना और ऐड कीजिए, 23rd December। तो बेटा 23rd December 2022 क्या निकल कर आएगी, ड्यू डेट। ये क्या निकल कर आएगी, ड्यू डेट। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो मैंने मैच्योरिटी डेट में क्या लिखवाया है, आफ्टर एडिशन ऑफ 3 days इन ड्यू डेट वी फाइंड मैच्योरिटी डेट। 23/12/2022 में 3 दिन जोड़िए, 23 तारीख में 3 दिन जोड़िए बेटा, क्या आपका आंसर 26 दिसंबर 2022 निकल कर आएगा क्या? इस डेट को अपन क्या नाम देंगे, मैच्योरिटी डेट। अब पहले मतलब समझो कि ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में डिफरेंस क्या है। सर पहला डिफरेंस तो दोनों में कितने दिनों का गैप है, 3 days का। बेटा बोलना पड़ेगा आपको कितने दिन का गैप है, 3 days। ना हुआ क्या, अब पॉइंट ये है कि आपके ये ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में खास डिफरेंस क्या है। मैंने मोहित को कितने महीने का टाइम अलाउ किया था लीगली? क्या मैं 3 महीने पहले इसे जबरदस्ती बोल सकता हूँ क्या नहीं पैसे देने ही पड़ेंगे? लीगली ये मेरे को पैसा देने के लिए क्या अप्लाई राइट भी नहीं है, मेरे को पैसा मिलेगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे मैं इसके पास पैसे लेने पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? ये बोलेगा आज तो बिल क्या हुआ है, एक्सपायर। आज तो 3 महीने पूरे हुए हैं, अभी कितने दिन बाकी हैं इसमें, 3 दिन। मैं बोला 3 दिन क्यों? बोले मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मुझे अब 3 दिन में पैसे जुटाने का क्या कर रहा है, पैसे अरेंज करने का मुझे टाइम अलाउ करता है। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अब 3 दिन जैसे ही ऐड हो जाएंगे तो मुझे फाइनली पेमेंट अब कौन सी डेट को मिल ही जाना चाहिए, 26 दिसंबर को मिल ही जाना चाहिए। अगर 26 दिसंबर को इसने मुझे पैसा नहीं दिया तो ये मेरा बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। क्या हो जाएगा ये बिल, मतलब उस बिल की लीगैलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म। वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए एक फर्जी बिल बन जाएगा। बात समझ में आ गई? बोलिए बेटे व्हाट इज टर्म ऑफ बिल? जितने पीरियड के लिए आप क्या करते हैं, बिल
ड्रॉ करते हैं उसे क्या नाम देते हैं, टर्म ऑफ बिल। ये टर्म ऑफ बिल मंथ्स में भी हो सकता है तो डेज में भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। आप ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, जिस दिन आपका बिल का टर्म क्या हो जाएगा, खत्म, उस डेट को क्या नाम देंगे, ड्यू डेट। और उस ड्यू डेट में कितने दिन ऐड कर दीजिए, क्या निकल कर आ जाएगी। एक क्वेश्चन तुम ट्राई करोगी, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे वर्बली बता देना। मान लो मैंने कोई बिल लिखा है 12 अक्टूबर 2019 को, और बिल जो है वो है 2 महीने का। सबसे पहले आप मुझे ड्यू डेट निकाल के बताइए। 12 दिसंबर, तो 12 दिसंबर तो क्या निकल कर आई, ड्यू डेट। आपको मुझे क्या बतानी है, मैच्योरिटी डेट। इसमें कितना दिन ऐड करेंगे, 3 डेज। कितना आ जाएगा, 12 दिसंबर 2019। आई बेटे बात समझ, पक्का, पक्का ना। अच्छा एक बात और, अभी मैंने ये बिल किस में लिखा है, मंथ्स में। किस में लिखा है, मंथ्स में लिखा। मान लो ये बिल मैंने जैसे 12 अगस्त को लिखा, और बिल लिखा है कितने दिनों का। अब क्योंकि टर्म ऑफ बिल किस में है बेटा, डेज में, तो मुझे हर महीने में कितना दिन आ रहा है वो दिन काउंट करना पड़ेगा। फटाफट दिमाग लगाइएगा। अगस्त महीने में दिन कितने होते हैं, 31। कितने होते हैं, पक्का। आप अगस्त के कितने दिन पहले से निकाल चुके हो, 12 दिन निकाल चुके। यूज करो कैलकुलेटर। 31 डेज ऑफ अगस्त में से 12 दिन निकाल दो अगस्त के, कितने बचे, 19। यानी कि इन 50 दिनों में से 19 डेज आप कौन से मंथ के निकाल चुके, अगस्त के। बात समझ में आ गई। कितने बचे अभी, 31 डेज बचे ना। आप 12 अगस्त से 50 दिन आगे बढ़ेंगे, कितने दिन पूरे होते ही अगस्त का महीना पूरा हो जाएगा, 19 डेज। बोलो बोलो, 19 डेज पूरे होते अगस्त का महीना पूरा हो जाएगा। अब 50 में से 19 दिन आपने अगस्त के पूरे कर दिए, कितने दिन बचे। अगस्त के बाद अगला महीना कौन सा आता है, सितंबर। सितंबर में दिन कितने होते हैं, 30। 31 में से कितने दिन पूरे हो गए, 30 सितंबर पूरा हो गया। सितंबर का अगला महीना कौन सा आया, 1 अक्टूबर। आपकी क्या आ गई, ड्यू डेट। 1 अक्टूबर क्या आ गई, बात समझ में आ गई। 1 अक्टूबर के ड्यू डेट में कितना दिन ऐड करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या आएगी। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, देखो मान लीजिए कोई बिल लिखा है 4 अप्रैल 20 को, और बिल लिखा है आपने 3 महीने का। चलिए मुझे फटाफट सबसे पहले क्या बताएंगे, ड्यू डेट। मंथ्स में लिखा है तो क्या मुझे नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, नो सर। 4 अप्रैल से 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई। तो मेरा आंसर 4 जुलाई 2020 निकल कर आ गया। अब मुझे क्या पता करनी है, इसमें मैं कितने दिन ऐड कर लूँगा, 3 डेज। क्या मेरा आंसर 7 जुलाई 2020 आ जाएगा बेटा। पक्की बात समझ में आ गई। मान लीजिए मैं 3 महीने के बजाय कितने दिन लिखा होता, 84 डेज। ऑन योर कैलकुलेटर आप कौन सी तारीख से शुरुआत कर रहे हो, अप्रैल में। अप्रैल में दिन कितने होते हैं, 30। 30 दिन अप्रैल में से कितने दिन जा चुके हैं, कितने बचे। तो 84 डेज आपके पास जो कैलकुलेटर में है, उसमें से 26 दिन जैसे ही निकलेंगे अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 84 माइनस 26 कितना बचा, 58। अप्रैल के महीने का कौन सा महीना आएगा, मई। मई कितने दिन का होता है, 31। 58 बचे हैं ना आपके पास, 58 में से 31 लेस कर दीजिए, 20। मई का महीना पूरा खत्म हो गया। मई के बाद अगला महीना कौन सा, आपकी स्क्रीन पे कितने दिन बचे हैं, 27। 27 जून आ गई कि नहीं आ गई। 27 जून कौन सी आई, ड्यू डेट। इसमें कितना दिन ऐड करेंगे, 28, 29, 30, 28, 29, 30। 30 जून आपकी क्या होगी, मैच्योरिटी डेट। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का। कल आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो।